औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़ियाउल्लाह ख़ान और फ़िज़िक्स की क्लास में आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं और अल्लाह पाक से नेक उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम लोग अपने घरों पे खैर खैरियत से होंगे और इस इम्तिहान में से कामयाबी से हम किनार होने के लिए इबादत का सिलसिला जारी रखे हुए होंगे। बेटा, फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंगुलर मोमेंटम। बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन शो करता है तो उसकी मोशन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए या उसकी मोशन में एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल चीज़ हम डिस्कस करके आए हैं जिसको हम लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो शो करता है तो वहाँ पे हम लीनियर मोशन को जो है उसकी हेल्प आउट से हम उसको कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। आज हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे और बेटा, ये मोमेंटम जब हम किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन को डिस्कस करते हैं तो उसके कंसेप्ट को या इस टॉपिक में जो ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ होती है वो होता है एंगुलर मोमेंटम, यानी रोटेशनल मोशन जो है उसको कंप्लीटली हम एक्सप्लेन करेंगे और उसमें देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या चीज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेटा, आपके सामने मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है और इस डायग्राम को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं कि लेट बेटा, एक मैस m का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा बोल्ड कर रहा हूं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये मैस m आपका जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि रोटेशनल मोशन शो कर रहा है और ये इस ऑब्जेक्ट की मोशन की जो लाइन आपको नज़र आ रही होगी O से स्टार्ट होके M तक जा रही है। ये लाइन इसका पोजीशन वेक्टर है और ये ऑब्जेक्ट का ये जो आपको वेक्टर नज़र आ रहा होगा ये इस मैस M की मोशन, यानी कि ये जो मैस M है लीनियर मोमेंटम के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट ड्रा किए हुए हैं और आपको पता है कि एंगल के सामने वाला ये अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने ये और साइन थीटा और ये और कॉस थीटा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है। तो बेटा जी, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली पोजीशन वेक्टर और जो कि पिवट पॉइंट यानी कि रेफरेंस जो इसका है उसके लिहाज से, और ये जो लीनियर मोमेंटम P है, इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि ये जो R आपके पास पोजीशन वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैंने इसको ऐसे, तो इस चीज़ को जब हम यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो चीज़ हासिल होती है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, ठीक है जी, और किसके साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ। यानी कंप्लीटली अगर पेयर वर्ड्स में या मुकम्मल अल्फाज में मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने करना चाहूं तो कुछ इस तरह से होगी, मेरे पास लिखी हुई है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लीनियर मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, अब ये चीज जो है
इसकी डेफिनेशन हो गई एंगुलर मोमेंटम की। एक और भी बात बताता चलूं बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने रेफरेंस वाले एक्सिस के लिहाज से, यानी कि अपनी वर्स्टी पोजीशन के लिहाज से अपनी एंगुलर पोजीशन बार बार चेंज कर रहा होता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एंगुलर पोजीशन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को भी हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। यानी कि वहां पे वो ऑब्जेक्ट भी एसोसिएट करता है, पॉसेस करता है एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है बेटा, अब इस तरह से ये हमारे पास, आई होप कि आपको समझ आई होगी कंप्लीटली, ये हमारे पास डेफिनेशन और उसका मैथमेटिकल फार्मूला जो कि एंगुलर मोमेंटम के हवाले से हमने बात की, ये हो गया। ठीक है जी। अब इसी तरह से आपको पता है कि हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 जब हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर्स वाला, तो वो हमें पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो वहां पे कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट को जब रिप्लेस करते हैं तो वहां पे साइन थीटा आता है। तो इस चीज को अगर हम इस तरह से लिखें कि ये आर पी साइन थीटा, और क्योंकि ये प्रॉपर वेक्टर है तो यहां पे मैं एन यूनिट वेक्टर भी यहां पे डाल देता हूं जी। ठीक है, अगर आप लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, आर पी साइन थीटा। अब बेटा ये देखें कि ये चीज, ये जो इसका आर साइन थीटा, ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, आपके पोजीशन वेक्टर के साथ आपकी ऑब्जेक्ट, ये जो मोमेंटम का मैंने वेक्टर शो किया है कि एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोमेंटम के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इनके दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, आपने देखा है कि मैंने पोजीशन वेक्टर को ही आगे जो है डॉटेड लाइन से थोड़ा सा बढ़ाकर उसके दरमियान एक एंगल फॉर्म आउट करवाया है, तो इस एंगल की बात हो रही है, तो ये आर पी साइन थीटा है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि अगर हम कंसिडर करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लीनियर वेलोसिटी को, कि ये जो ऑब्जेक्ट m है, यानी कि इसी को जस्ट हम फोकस करें, इसकी रेफरेंस लाइन को हम ना देखें, तो हम अगर इस ऑब्जेक्ट की मोशन को देखें तो ये लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या करता है, मूव करता है। यानी मैं यहाँ पे बात करने लगा हूँ जी थोड़ी सी मजीद कि अगर ये लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट की मोशन है, ठीक है, और ये उसका रेफरेंस जो आप पिवट पॉइंट कह दें, ठीक है, तो इसको लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं, रेडियस कह देते हैं, और ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी मूव कर रही है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो हमारे पास टेंजेंशियल, इस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये सॉरी कुछ मुझसे जो है ये ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जो बेटा आपको पता है वेलोसिटी होती है, इस लीनियर वेलोसिटी का दूसरा नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हमने पढ़ा हुआ है। यानी टेंजेंट जो ड्रॉ करते थे हम कि एक सर्कुलर आपका पाथ है, उसके किसी पॉइंट पे, मखसूस किसी पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इसको मैं बोलता हूं, पहले भी आर्टिकल में हमने ये पढ़ा हुआ है, तो इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कह देते हैं, ये वाली। और याद रखिएगा बच्चों कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो रेडियस के, या जो आपकी रेफरेंस लाइन होती है, यानी पिवट पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है या लाइन की लेंथ है, उसको आप रेफरेंस लाइन बोलें या उसको रेडियस भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, इस वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर जब ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये रेडियस और ये वेलोसिटी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो फिर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है कुछ इस तरह से बन जाता है, आर पी, और साइन थीटा की जगह पे हम 90 डिग्री पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है आर पी और साइन 90 हमारे पास बेटा 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम आर और पी के। पी आर पोजीशन वेक्टर बता चुका हूं पहले, और पी क्या होता है आपका लीनियर मोमेंटम। और बेटा आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू एम वी। सो रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आपके पास, और उसी तरह P की जगह पे एम वी
यानी कि ये आपके पास आ जाएगा mvr। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया एंगुलर मोमेंटम का। किस वक्त? जब आप ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कंसीडर कर रहे हो? लीनियर कंसीडर कर रहे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है किसके साथ? लीनियर मोमेंटम के साथ। तो आपका रिजल्टेंट जो है उसके लिए, यानी कि जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोमेंटम के साथ मूव करता है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? ये वाली होगी, यानी L इज इक्वल टू mvr। अच्छा, अब बेटा देखें कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो भी हमने ऑलरेडी जो है वो डिराइव किया हुआ है। वो हमारे पास होता था v इज इक्वल टू r ओमेगा के। तो मैं अगर v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि मैं अब परफेक्टली जो मेरा रोटेशनल मोशन है मैं उसके अंदर जा रहा हूं। पहले मैंने जस्ट इस मैस m की मोशन को कंसीडर किया हुआ था, ये यहां पे जस्ट इसकी, लेकिन अब मैं इसकी मुकम्मल रोटेशनल मोशन जिसके अंदर इसकी रेफरेंस लाइन भी आ रही है, जिसके अंदर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर हो रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी वहां पे हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें, मतलब मैं एक रोटेशनल मोशन के अंदर इसको जो है वो कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो मेरे पास ये आ जाएगा m और v की जगह पे आ जाएगा r ओमेगा और ऑलरेडी rb वहां पे मौजूद है। तो बेटा ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो आ जाएगा क्या जी? m r स्क्वायर और ओमेगा। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया रोटेशनल मोशन के लिए। ये रिजल्ट आपको बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन क्या शो कर रहा है। अच्छा जी, अब ये चीज इस तरह से, अब यहां पे जो है अगर आप इसकी यूनिट की बात करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि यूनिट, कोई पूछ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? तो बेटा आपको पता है कि मास का यूनिट क्या होता है? मैं यहां पे L और यहां पे मास का यूनिट होता है किलोग्राम, रेडियस का यूनिट होता है मीटर, सो यहां पे रेडियस का स्क्वायर है यानी मीटर का स्क्वायर, और ओमेगा का यूनिट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे ओमेगा को डिस्कवरी करने के लिए, अच्छा यहां पे क्योंकि ओमेगा जो हमारे पास एंगुलर, इसका रेडियन पर सेकंड हम लेते हैं, तो इस वजह से ये जो रोटेशनल आपका होगा मतलब मोशन होगी या उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम का यूनिट डिफरेंट आएगा। सो आपको जो आपकी बुक में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट लिखा गया है एंगुलर मोमेंटम का, वो कौन से रिजल्ट को यूज करके लिखा गया है मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है। और वो रिजल्ट आपका ये वाला यूज किया गया है, ये जो आपने पहले रिजल्टेंट यूज किया है L इज इक्वल टू mvr। इस रिजल्ट से जो है उसने एंगुलर मोमेंटम के यूनिट को डिफाइन किया है, यानी कि यहाँ पे यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये वाला रिजल्ट यूज किया है। तो बेटा आपको पता है कि मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और रेडियस का यूनिट होता है मीटर, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास जो यूनिट आएगा एंगुलर मोमेंटम का वो आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या हम इसको जूल सेकंड भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से, क्योंकि बेटा आपको पता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर उसको हम 1 जूल लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है पर सेकंड स्क्वायर नहीं है बल्कि पर सेकंड है, तो इस वजह से 1 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो इस तरह से आपको पता है कि कैसे बन जाएगा। तो ये चीज जो है ये आ जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। इसी तरह से एक और चीज भी यहाँ पे जो है मैंने की हुई है, और वो ये है कि इसकी डायमेंशंस क्या बनेंगी, ठीक है जी। तो इसकी डायमेंशंस के अगर हवाले से बात करें तो बेटा उसके लिए भी आपको वही लीनियर रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, और वो क्या था? L इज इक्वल टू mvr, और मास की जो डायमेंशन होती है कैपिटल M होता है, ठीक है जी, और v की जो होती है v यानी वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि यहाँ पे L और नीचे आपका क्या आ जाएगा T, और रेडियस जो होता है वो भी आपका क्या होता है? लेंथ होती है, उसकी भी डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशंस को हम इस तरह से लिखते हैं।
तो ये आ जाता है हमारे पास m एल स्क्वायर और t का इनवर्स। बेटा आपको बताता चलूं कि वेलोसिटी की आप कहते हैं कि ये मीटर पर सेकंड होता है इसका यूनिट, तो ये इस तरह से भी कह सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये मैस हो जाएगा इस तरह से, और ये t इनवर्स ये इस तरह से इसकी हो जाएगी। यानी इसका फार्मूला आपको बताता चलूं कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है जी, तो इस तरह से ये डायमेंशंस खैर इसकी बात हो गई। ठीक है, आपने रिजल्टेंट याद रखना है कि ये कैसे आता है, इसकी m l का स्क्वायर t का इनवर्स, तो इस तरह से ये इसकी आ जाएंगी डायमेंशंस। ठीक है, पूछी नहीं गई, बुक में नहीं है, लेकिन मैंने खुद बता दिया है ताकि आपको जो है शायद इसमें तो ना हो आपके, क्योंकि बुक में शामिल नहीं है तो लाज़िम बात है एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन फिर जब आप टेस्ट देते हैं एम कैट के या ई कैट के या इस तरह से या जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपका ये MCQs के तौर पर हो जाएगा जी आपका। ठीक है, तो इस तरह से बेटा अभी आप लोगों ने क्या किया है, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी, उसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है या उसके चंद स्टेप्स जो हैं वो आपने पढ़े। अच्छा, अब एक और केस जिसको हम पहले से भी डिस्कस करते रहते हैं, रिजिड बॉडी का केस है। ठीक है, उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं लेट यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि L इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा। ये रिजल्ट मेरा आया है एंगुलर मोमेंटम का। बेटा जब मैं कोई रिजिड बॉडी, आपको पता है रिजिड बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी पोजीशंस को तब्दील नहीं करते, यानी कि उस बॉडी के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे मुस्तकिल तौर पे वहाँ पे मौजूद रहते हैं। देयर इज नो चेंज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, कि अगर आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर भी उस बॉडी की जो अरेंजमेंट्स हैं वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसके पार्टिकल्स की जो पहले पोजीशन थी वो पहले जैसी थी बाद में भी वैसे के वैसी है। तो इस तरह से हम ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। तो बेटा लेट यहाँ पे रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। तो रिजिड बॉडी के हवाले से बेटा पहले भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर भी बात कर चुके हैं कि रिजिड बॉडी जो होती है उसके अंदर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और ये उसकी ओरिजिन पोजीशन ली है, यानी कि ये ऐसे रोटेट कर रही है, ये पूरी रिजिड बॉडी इसके अंदर रोटेट कर रही है। तो ये कोई इसका मैस m1 है और इसका रेडियस r1 होगा। ठीक है, तो इस तमाम के लिए आपको पता है कि हमने पहले जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इसको m2 कह देते हैं, इसका रेडियस को r2 कह देते हैं। इस तरह से फिर यहाँ पे पार्टिकल को के मैस को m3 और रेडियस को r3 कह देते हैं। तो बेटा जी ये इस तरह की रोटेशन शो कर रही है। तो अगर इसके ith पार्टिकल के लिए ये सेम चीज़ होगी, वैसे जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर डिस्कस की हुई है, अगर मैं इसके किसी एक पार्टिकल के लिए लेट मैं L1 इसके इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लिखना चाहूँ मैस फॉर मैस 1 के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा कि L1 यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है, इस तरह से। अब बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो क्योंकि सारी बॉडी एक ओरिजिन या पिवट पोजीशन के गिर्द क्या कर रही है बेटा, एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। तो जब वो सारी बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसका हर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है और हर एक पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा होता है। यानी कि अगर मैं ये 1 के लिए लिखी है, इसी तरह से ith पार्टिकल के लिए लिखना चाहूं फॉर ith पार्टिकल, तो ith पार्टिकल के लिए बेटा ये Li इक्वल टू आ जाएगा mi और i का स्क्वायर और ओमेगा i। फिर मैं यहां पे बताता चलूं कि क्योंकि मैंने कहा कि ये जो पूरी रिजिड बॉडी होती है ये आपके यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट कर रही होती है विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, और उनकी पोजीशन भी पार्टिकल्स की भी फिक्स्ड रहती है। तो फिर ये वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो इस तरह से मैं एज अ होल जिस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर इस रिजल्ट को लिख सकते थे, उसी तरह से यहां पे भी लिख सकते हैं कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा,
इस तरह से ये समेशन डालेंगे आप, I इक्वल टू 1 to n टाइम तक, n पार्टिकल से बनी होती है, आपको पता है रिजिड बॉडी, ठीक है। सेम चीजें हैं, mi ri का स्क्वायर है और ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को मैं i या 1 नहीं लिख रहा, रीजन मैं आपके सामने जो है वो बता चुका हूं कि बेटा हम इसको क्यों नहीं लिख रहे, यानी कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल की जो रोटेशन है अबाउट ओरिजिन वो सेम वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हैं, यानी उनकी वेलोसिटी तब्दील नहीं होती। आप चाहे किसी भी पार्टिकल को कंसीडर कर लें, उसकी जो, क्योंकि वो सारी बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका हर पॉइंट जो है वो अबाउट एक्सिस क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसकी रोटेशन की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो वहां पे हर पार्टिकल के लिए सेम रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे ओमेगा जो है उसको वैसे ही लिख दिया है, 1 2 3 नहीं लिखा, जनरल फॉर्म लिख दी है। अच्छा, अब बेटा आपको पता है कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो m और स्क्वायर का फैक्टर होता है हमारे पास, मैं इसको साफ कर देता हूं, m और स्क्वायर वो क्या होता है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, m और स्क्वायर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, और इसी की ही एक और फॉर्म हमने पढ़ी हुई है, और वो जब हम सब कर लेते थे सम अप, तो वो इस तरह से हमारे पास आता था। तो कुछ अगर आप फोकस करें तो आज वाले रिजल्ट्स के अंदर भी आपको सेम चीज नजर आ रही होगी कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल टू ith पार्टिकल से लेकर n पार्टिकल, जो किसी भी पार्टिकल का है तो वो mi और i स्क्वायर ओमेगा क्या आ रहा है। तो अगर मैं इस रिजल्ट्स को, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का जो टोटल हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसको अगर मैं लिख दूं कि इस सारी चीज को, ये फैक्टर जो है मैं इसको मजीद ये सारी चीज, ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसको मैं I लिख दूं और साथ मेरे पास ओमेगा आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का रिजल्ट है वो इस फॉर्म में निकल आता है जब आप इसको मजीद आगे एक्सप्लेन करते हैं फॉर अ रिजिड बॉडी, और वो रिजिड बॉडी जो कि n पार्टिकल से बनी है और वो सारी की सारी क्या कर रही है, एक पिवट पॉइंट के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और उसकी जो रोटेशन है वो इस तरह से है कि उसके तमाम पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं। मैंने कहा रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स होते ही फिक्स्ड हैं और वो तमाम के तमाम सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रही हैं। तो फिर उसके लिए हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या आता है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने देख लिया। अच्छा, वन थिंग मोर बेटा, कि जब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करता है एक एक्सिस के गिर्द, तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो सेम आपकी एंगुलर वेलोसिटी की होती है। जिस तरह से राइट हैंड रूल आप यूज करते थे और आप कहते थे कि लेट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और आप उसको ऐसे पकड़ते थे, तो ये जो कर्ल फिंगर होती थी ये उसकी रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो क्या कर रहे होते थे, रोटेट कर रहे होते थे ऑब्जेक्ट उसको, और ये जो इरेक्ट थंब होता था ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। तो इसी तरह से बेटा सेम यही राइट हैंड रूल आपका अप्लाई होता है जब हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की बात करें। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के लिए भी राइट हैंड रूल यूज होता है और इसकी भी डायरेक्शन हमेशा एंगुलर वेलोसिटी की तरह सेम ही होती है। और ये जो इरेक्ट थंब है मेरा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी किसको, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को। यानी कि ये चीज, ये अगर मैं यहीं पे ये, तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी ये वाली चीज, ये आपकी एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा टॉपिक बेटा, एंगुलर मोमेंटम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो कंसेप्ट में, ठीक है, तो आपको तरीक़ेकार का पता है बेटा, आपने वॉइस मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करना है और ग्रुप पे सेंड कर देना है। हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, जैसे ही कोई मैसेज आता है ग्रुप में, तो हम फ़ौरन उसका जो है वहाँ पे रिप्लाई करते हैं। तो इस तरह से अगर इस आर्टिकल में या मज़ीद जितने भी आर्टिकल आपने पढ़े हैं, किसी भी आर्टिकल में अगर आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी है
तो आप जो है वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तरीक़ेकार आपको पता है, बता भी चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, नए आर्टिकल के साथ हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।